नमस्कार दोस्तों, आज कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में मैं सौमित्र शर्मा आपके समक्ष मेंस के सोशियोलॉजी के प्रश्न लेकर आया हूं। वे प्रश्न जो कुछ हद तक काफ़ी कठिन हैं एवं आगे के प्रश्न आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो इसी तरह मैं आपके समक्ष कुछ आज प्रश्न हैं उसको आपको लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 नंबर के प्रश्नों में कौन सा प्रश्न आपका पूछा गया है। 2 नंबर के प्रश्न, ठीक है। 2 नंबर में आप देखेंगे समुदाय की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ठीक है। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ समुदाय। तो समुदाय की विशेषताएं क्या है, सबसे पहले मैं बताता हूं समुदाय किसे कहते हैं। एक व्यक्ति या एक व्यक्तियों का समूह जो एक निश्चित स्थान पे निवास करता है उसे क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। तो समुदाय की विशेषताएं क्या है। नंबर 1 विशेषता यह है कि समुदाय के लोग एक स्थान में निवास करते हैं। दूसरा, वे एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। तीसरा, उनमें काफी समानताएं पाई जाती हैं और यही समानताएं उन्हें क्या करती हैं, एक साथ एक समुदाय में बनाकर रखती है। एक साथ एक समुदाय में बनाकर रखती है। तो यही जो है आपके एक समुदाय की विशेषताएं हैं। समुदाय के लोग एक निश्चित स्थान पर निवास करते हैं, एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति में वो लोग अग्रसर रहते हैं एवं उनमें काफी सारी समानताएं होती है, इसीलिए वे एक साथ रहते हैं। एक साथ समुदाय बनाकर रहने के पीछे उनका लक्ष्य ये है क्योंकि वे क्या कर सके, एक लक्ष्य जो है उनके जीवन का है उसे वो किसी भी तरह से क्या कर सके, प्राप्त कर सके। समझ में आया। तो ये इसका कंप्लीट आंसर होता है। 2018 में जो है वो आपका पूछा गया है। इससे रिलेटेड और भी काफी सारे क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे गए हैं। जैसे फिलॉसफी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा तो वो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। जो अगला आपका ये है टॉपिक है, ये है आपका पुरुषार्थ। पुरुषार्थ की अवधारणा को क्या कीजिए, आप स्पष्ट कीजिए। तो भाई साहब, पुरुषार्थ की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पुरुषार्थ की अवधारणा स्पष्ट करते कैसे, इस पुरुषार्थ की कहते किसे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे पुरुषार्थ का सबसे पहले वर्णन कब होता है। पुरुषार्थ का सबसे पहले वर्णन होता है आपका उत्तर वैदिक काल में। कब होता है उसका वर्णन, आपका उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में समाज में काफी सारे चीजों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है, ठीक है। उस सम्मिश्रण में से एक सम्मिश्रण है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। वे क्या क्या होते हैं पुरुषार्थ, 4 प्रकार के पुरुषार्थ क्या क्या है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 1 2 3 और ये 4 तरह के आपके पुरुषार्थ हैं, ठीक है। ये पुरुषार्थ क्या करते हैं, इन पुरुषार्थ के माध्यम से आप क्या करते हैं, जीवन में एक स्थायित्व ला सकते हैं और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, ये क्या करेंगे, आपको जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति में आप क्या करेंगे, मदद कर सकते हैं। धर्म, ये चारों का बराबर आपका महत्व देखने को मिलता है। धर्म का अर्थ होता है व्यक्ति को धर्म का पालन करना चाहिए। अर्थ का अर्थ होता है व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने जीवन के संचालन के लिए अर्थ का भी एक बहुत अधिक महत्व होता है, पैसे का बहुत अधिक महत्व होता है। तो क्या करना चाहिए, अर्थ यानी पैसे इकट्ठा करना हर व्यक्ति का काम है। काम यानी गृहस्थ जीवन हर व्यक्ति को व्यतीत करना चाहिए। और मोक्ष को अंतिम लक्ष्य माना गया है। कहा गया है कि गृहस्थ जीवन के बाद प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए। और मोक्ष प्राप्ति के बाद ही क्या होगा, उसे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति ही मोक्ष के बाद ले जाएगी। समझ में आ रहा है। तो ये है आपका जो क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनरीति क्या है। जनरीति, ठीक है। इसमें 2 चीजें हैं, एक है जन और वो है रीति। समझ में आ रहा है। अर्थात क्या होता है, जन मतलब एक समुदाय यानी एक समाज के लोग अपने जीवन में मकसद को यानी एक मकसद को प्राप्त करने के लिए जिन नियमों का पालन करते हैं, ठीक है, यही नियम क्या कहलाते हैं, आपके
जन रीति कहलाती है, जन रीति कहलाती है। समझ में आ गया? यानी एक समाज के लोग, एक समुदाय के लोग क्या करते हैं, एक लक्ष्य यानी एक मकसद को प्राप्त करने के लिए, किसी कॉमन मकसद को प्राप्त करने के लिए कुछ नियम यानी कुछ अपने आधार पर कुछ लॉज बनाते हैं, तो उस लॉज के हिसाब से चलना ही क्या कहलाता है, जनरीति कहलाता है। जनरीति कब आया? जनरीति की परंपरा आपकी वैदिक काल में देखने को मिलती है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा विस्तार से, जब मैं इस पर और भी क्वेश्चंस कुछ आए हैं वो आपके समक्ष वर्णन करूंगा। ठीक है। संस्कृति, संस्कृति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज कल्चर? ठीक है, व्हाट इज कल्चर, कल्चर किसे कहते हैं? तो कल्चर की अवधारणा आपको इस आधार पर मैं बताऊंगा, वो ये है कि यदि किसी समुदाय के लोग समान नियम अवधारणा ठीक है, रंग रूप आदि के आधार पर जो व्यवहार करते हैं, तो वही उनकी क्या कहलाती है, वही उनकी संस्कृति कहलाती है, वही उनका क्या कहलाता है, वही उनका कल्चर कहलाता है। यानी यदि किसी समुदाय के लोग, ठीक है, यदि किसी समुदाय के लोग एक जैसे नियम, एक जैसी अवधारणा, रंग रूप में वे समान हो और वो क्या करके एक ही तरह का व्यवहार करते हो किसी निश्चित स्थान पर, तो क्या कहलाती है, वह उनका कल्चर कहलाता है, वह उनकी पहचान कहलाती है, वह उनका आइडेंटिटी कहलाता है। तो ये संस्कृति वर्ड कहां से आता है? तो संस्कृति वर्ड आता है, प्रत्येक समाज की एक अलग संस्कृति होती है, प्रत्येक समूह का एक अलग संस्कृति होता है। जैसे आप देखेंगे आदिवासी संस्कृति, छत्तीसगढ़ क्यों मानी जाती है? आदिवासी संस्कृति के नाम से। तो इसकी क्या है, एक विशेष संस्कृति है जिसे हम आदिवासी संस्कृति या फिर आपकी छत्तीसगढ़ के अंचल की संस्कृति कहते हैं। तो इस तरह क्या है, संस्कृति क्या है, एक समुदाय के लोग जब एक ही नियम, एक ही रंग रूप और एक ही आधार पर जो व्यवहार करते हैं और उसके आधार पर जीवन यापन करते हैं, वही उनकी कल्चरल आइडेंटिटी कहलाती है। तो ये आपका 2 नंबर पे प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद जो प्रश्न पूछा गया है, हिंदू संगठन में आश्रम व्यवस्था की विवेचना कीजिए। ठीक है, एशियंट हिस्ट्री का टॉपिक है आश्रम व्यवस्था। तो सबसे पहले आप देखेंगे आश्रम व्यवस्था का उल्लेख कब होता है, तो आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, जीवन को, उत्तर वैदिक काल में व्यक्ति के जीवन को क्या किया गया, 4 भागों में बांटा गया। व्यक्ति के जीवन को क्या किया गया, 4 भागों में बांटा गया। वो 4 भाग क्या क्या है, वो है आपके ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। व्यक्ति का जीवन जो है इन्हीं क्रम में चलता है। ब्रह्मचर्य से शुरू होता है और खत्म किसमें होता है, खत्म होता है किसमें, सन्यास में जाकर यह खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। व्यक्ति क्या करेगा, जब जन्म लेगा 0 से लेके 25 वर्ष की उम्र तक, तो वो क्या करेगा, आश्रम में रहेगा। तो वह आश्रम में रहेगा और आश्रम में विद्या अध्ययन करेगा और विद्या अध्ययन करते हुए क्या करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। समझ में आ गया? आश्रम व्यवस्था में क्या होता है, 2 संस्कार होते हैं। एक होगा आपका क्या चीज, उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार, और दूसरा अंतिम होता है आपका गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा प्रारंभ होता है एक व्यक्ति का, जो वो होता है किससे, उपनयन संस्कार से। उपनयन संस्कार से शिक्षा का प्रारंभ होता है और गुरु दक्षिणा में जाकर वह खत्म हो जाता है। समझ में आ गया? तो गुरु दक्षिणा तक 25 वर्ष तक व्यक्ति क्या करेगा, आपका ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, ब्रह्मचर्य के नियमों के साथ चलेगा। गृहस्थ जीवन जो होता है आपका, वो होता है 25 to 50 ईयर्स, 25 से 50 वर्ष तक। तो 25 से 50 वर्ष तक व्यक्ति क्या करेगा, 25 से 50 वर्ष तक व्यक्ति जो है वो अपने जीवन मतलब गृहस्थ जीवन जिएगा। वो क्या करेगा, गृहस्थ जीवन मतलब क्या करेगा, ये अपना शादी ब्याह करेगा,
ठीक है, शादी ब्याह करके अपने परिवार के साथ, बीवी बच्चों के साथ क्या करेगा, जीवन यापन करेगा। जैसे ही वो 50 प्लस हो जाता है तो 50 से लेके 75 75 साल यानी 25-25 वर्ष में देखिए ये क्या करेगा, वन मतलब क्या करेगा, वन की ओर प्रस्थान करेगा, वन की ओर जाएगा। और वन की ओर जाके क्या करेगा, यह करेगा वहां पर जाने के बाद तपस्या, और उस तपस्या के द्वारा 25 वर्ष के बाद 75 प्लस में से क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो आपका संन्यास होगा। तो इस तरह क्या है, जीवन के मानव जीवन को एक निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से जीवन को 4 भागों में बांटा गया। कब बांटा गया, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा। क्या क्या था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य क्या है, 0 से 25 तक क्या करेगा, आश्रम में रहेगा। शुरुआत कहां से होगी, उपनयन संस्कार से होगी। अंतिम प्रक्रिया क्या रहेगी, गुरु दक्षिणा रहेगी। 25 से 50 वर्ष क्या करेगा, गृहस्थ जीवन व्यतीत करेगा। गृहस्थ जीवन मतलब अपने घर वालों के साथ व्यतीत करेगा। वानप्रस्थ 50 से 75 वन की ओर 25 साल तक तपस्या करेगा। समझ में आ रहा है। और उसके बाद क्या करेगा, 25 साल के बाद उसको क्या होगा, संन्यास की प्राप्ति होगी। इस तरह क्या है, व्यक्ति अपने जीवन में जो अपने वास्तविक लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाएगा। आश्रम व्यवस्था वैदिक काल की विशेषताएं नहीं थी। आश्रम व्यवस्था हमारे पास जुड़ी है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में समाज में और बहुत से परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे वर्ण व्यवस्था नहीं थी, यहां पर वर्ण व्यवस्था जुड़ जाती है। ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अभी आपको आश्रम व्यवस्था हर जीवन का आपको सबसे महत्वपूर्ण अंग देखने को मिलेगा। इस तरह मैंने आपके समक्ष आज जो सोशियोलॉजी और फिलॉसफी के जो क्वेश्चंस मेंस के जो थे उसकी एक श्रृंखला आपके समक्ष प्रकट की। इसी तरह से हमारे चैनल में बने रहिए। मैं आगे भी आपके समक्ष मेंस के ऐसे ही प्रश्नों को हल करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।